21 ब्रिजेस के बारे में। ये कहानी है एक पुलिस वाले की जिसे उसके अग्रेसिव बर्ताव के लिए जाना जाता है। वो सीधा क्रिमिनल्स को गोली मारता है और ये बात पूरे डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आती। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता लगता है आंद्रे नाम के एक पुलिस वाले के बारे में। आंद्रे एक होमोसाइड डिटेक्टिव है जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। आंद्रे जब 13 साल का था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके पिता ऑन ड्यूटी मारे गए थे। तब से आंद्रे ने निश्चय किया कि वो भी उनकी तरह एक डिटेक्टिव बनेगा। आंद्रे के पिता 3 क्रिमिनल से लड़ने गए थे। उनमें से 2 को उन्होंने मार गिराया, लेकिन तीसरे क्रिमिनल ने उसे मार दिया। आंद्रे जब से डिटेक्टिव बना है उसके बाद से बहुत सारे पुलिस वालों को मारा गया है, लेकिन जितने भी क्रिमिनल्स किसी पुलिस वाले को मारते हैं वो आंद्रे के हिट लिस्ट में होते हैं। वो उन्हें ढूंढता है और मार गिराता है। आंद्रे ने हाल ही में एक क्रिमिनल को मारा है। इसी के लिए इंटरनल अफेयर की आज बैठक बैठी है। वो सारे लोग बात करते हैं आंद्रे से और आंद्रे एक एक करके उनके सारे सवालों के जवाब देता है। आंद्रे की आंखों में देखने के बाद लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही वो कुछ गलत करना चाहता है। उसे लगता है कि उसने उन लोगों को मार करके अच्छा किया, वरना वो और भी लोगों को मार दे। फिर ये कार्यवाही यहीं पर खत्म हो जाती है और आंद्रे अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ पर हम आंद्रे की माँ को देखते हैं जिसका नाम है विनीता। विनीता को डिमेंशिया है। वो चीजों को भूलती रहती है। कभी कभी वो आंद्रे को देखती है तो उसे लगता है कि उसके पति आ गए। उसे अपने पति के नाम से बुलाने लगती है। आंद्रे बहुत समय से अपने माँ के साथ रह रहा है। उसे अब आदत लग चुकी है इन चीजों की। उसे पता है कि उसकी माँ कब क्या कहेंगी। वहीं दूसरी तरफ हम 2 क्रिमिनल्स को देखते हैं जिसका नाम है माइकल और रे। इन्हें जानकारी मिली है कि एक वाइन शॉप पर 30 केजी ड्रग्स है। ये दोनों अभी उसे ही चुराने के लिए जा रहे हैं। वाइन शॉप के पीछे ये लोग गाड़ी को रोकते हैं और दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो अंदर के मालिक पर बंदूक तान देते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारे ड्रग्स को होना चाहिए। अंदर जाते ही उन्हें अंदाजा होता है कि ये 30 केजी नहीं बल्कि 300 केजी है, यानी कि इसमें कोई बहुत ही बड़ा गिरोह शामिल है। जिसके पास भी इतना सारा ड्रग्स है वो कोई छोटा आदमी नहीं होगा। इन चीजों को देखने के बाद माइकल डर जाता है और रे को कहता है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन रे नहीं मानता। वो बैग को बाहर निकालता है और अंदर ड्रग्स को भरना शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं और वो स्टोर के बाहर खड़े हो जाते हैं। इन चीजों को ये दोनों देख लेते हैं। रे अलर्ट हो जाता है और माइकल भी। उन्हें लगता है कि गड़बड़ होने वाली है। तभी बाहर के एक पुलिस वाले की नजर पड़ जाती है अंदर के ड्रग्स पर। तब वो दरवाजे को तोड़ता है और चला आता है अंदर। तब उसके पीछे पीछे और भी पुलिस वाले अंदर आते हैं और एक एक करके सबको मारने लगता है। इस चीज को देखने के बाद माइकल स्टोर के ओनर को मार देता है। ये लोग ऐसे ही गोलियां चलाते रहते हैं। जब भी ये लोग बाहर आते हैं एक पुलिस वाले को मार गिराते हैं। यहाँ पर अब चारों तरफ से गोलियां चल रही है। इन्हें अपनी जान बचाने के लिए सबको मारना पड़ रहा है। ये सबको मारते हुए चले आते हैं बाहर, अपने कार में बैठते हैं और तेजी में यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी पुलिस वाले इनके पीछे हैं। तब रे बाहर निकलता है कार से और एक बार दोबारा इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उसके सामने ही पुलिस की एक वैन है जिस पर रे अंधाधुंध गोलियां चलाता है और अंदर के 2 पुलिस वालों को मार गिराता है। तभी पुलिस की एक और गाड़ी आकर के यहाँ पर रुकती है जिससे एक लेडी पुलिस बाहर आती है। रे उसे भी मार देता है। तब वो देखता है कि उसके पीछे अब एक और गाड़ी बची है पुलिस वालों की। तब वो उन्हें भी छल्ली कर देता है। फिर वो रास्ते से पुलिस वालों की गाड़ी को हटाता है और तेजी में ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब पूरे शहर में ये बात फैल जाती है। जल्दी ये बात पता लगती है कैप्टन मैकेना को। तब यहाँ पर आंद्रे भी आ जाता है। कैप्टन मैकेना एक केस दे देता है आंद्रे को। उसे पता है कि आंद्रे से बेहतर ऑफिसर नहीं है ऐसे केस को देखने के लिए। आंद्रे पिछले 9 साल से NYPD के लिए काम कर रहा है और 9 साल में उसने 8 इनकाउंटर्स किए हैं। उसके पास क्रिमिनल से डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उन्हें गोली मारना। अब सारे पुलिस वाले भर जाते हैं इस वाइन शॉप में। जब वो अपने दोस्तों की लाशों को देखते हैं सारे के सारे निराश हो जाते हैं और शोक मनाने लगते हैं। अब शहर की सारी पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ तक कि DEA वाले भी, क्योंकि बहुत सारा ड्रग इन्वॉल्व है। इसी बीच में कहना बात करता है आंद्रे से और कहता है कि इस केस को तुम ही सोल्व कर रहे हो। तुम्हें जो करना है वो करो। डिपार्टमेंट तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। तुम्हें जितने नियम तोड़ने हैं तुम तोड़ो, लेकिन इस केस पर तुम अकेले काम नहीं करोगे। तुम्हारे साथ फ्रैंकी नाम की डिटेक्टिव काम करेगी, क्योंकि अब इसमें DEA भी इन्वॉल्व हो चुकी है। अगर इतना सारा ड्रग्स का मामला है तो हमें कैसे भी इस ड्रग के मालिक तक पहुंचना पड़ेगा। तब आंद्रे कहता है कि आपको पता है कि मैं अकेला काम करता हूँ। मैकेना कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगा। तुम्हें फ्रैंकी को अपने साथ रखना ही पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ हम माइकल और रे को देखते हैं। जब ये लोग अपनी लोकेशन पर आकर के रुकते हैं तब माइकल भड़क जाता है रे पर और कहता है कि तुम्हें अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। तुमने पुलिस वालों को मारा है, अब वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। माइकल रे को कहता है कि तुमने 7 पुलिस वालों को मारा है, उसमें से कुछ लोग बुरी तरीके से घायल थे। उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने रहम नहीं खाया उन लोगों पर। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पर बुश नाम का आदमी आ जाता है जिसने इन्हें जानकारी दी थी ड्रग्स के बारे में। इनके सारी ड्रग्स को खरीदने वाला है, लेकिन अब ये दोनों डरे हुए हैं। रे बुश को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने मालिक के पास हमें लेकर के चलो। हमें अभी के अभी डील करनी है पूरे ड्रग्स की। हमें जितनी जल्दी पैसा मिलेगा हम शहर छोड़ करके यहाँ से भाग जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम आंद्रे को देखते हैं। वो चला आता है शॉप के अंदर। अंदर आने के बाद जब वो सारी चीजों को देखता है वो कहता है कि अंदर सिर्फ 2 रॉबर्स आए थे। वो इतने सारे ड्रग्स के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें शायद किसी ने गलत जानकारी दी थी। उन्हें लगा कि यहाँ पर ड्रग्स कम है, इतना ड्रग्स जिसे 2 लोग उठा करके यहाँ से भाग सकते हैं। वो यहाँ से एक BMW की कार में आए थे। ड्रग्स का वजन बहुत ही ज्यादा है। वो लोग चाह करके भी
यहाँ से दूर नहीं भाग पाएंगे। उन्हें आज के आज डील करनी पड़ेगी इसी शहर में। फिर डील करने के बाद वो भागने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके। सुबह 5 बजे से पहले हमें उन्हें पकड़ना है। तभी ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर FBI की पूरी टीम आ चुकी है। FBI की टीम कहती है कि अब से इस केस को हम देखने वाले हैं, सारी चीजें हमें हैंड ओवर कर दो। लेकिन मैकेना को ये बात पसंद नहीं आती और ना ही आंद्रे को। आंद्रे कहता है कि मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, मुझे सिर्फ सुबह 5 बजे तक का वक्त चाहिए। वो लोग आज ही इस ड्रग की डील करने वाले हैं। ड्रग की डील करने के बाद वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। इस पूरे शहर में 21 ब्रिज हैं जहाँ से वो लोग भाग सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सुबह 5 बजे तक सारे के सारे रास्तों को बंद कर दिया जाए, चाहे वो पानी का रास्ता हो या टनल का हो या कोई भी सड़क हो। कोई भी शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए सुबह 5 बजे तक। तब तक मैं उन्हें पकड़ लूंगा। इन बातों को सुनने के बाद FBI वाले भी मान जाते हैं। हर जगह वो लोग डिपार्टमेंट को खबर भेजने लगते हैं कि सारे रास्ते को बंद कर दिया जाए। तब सारे रास्तों को ये लोग बंद करने लगते हैं और आंद्रे अपने काम पर लग जाता है। इन लोगों ने सारे सबवे और सारे के सारे ट्रेन को भी बंद कर दिया है। तभी दूसरी तरफ हम रे और माइकल को देखते हैं। बुश उन्हें लेकर के जाता है अपने मालिक के पास जिसका नाम है हॉक। हॉक सारी चीजों को देखने के बाद कहता है कि सारे पैसे मैं तुम लोगों को अभी नहीं दे सकता। तब माइकल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारे साथ मजाक करना बंद करो। हमने तुम्हें जितना ड्रग दिया है उसकी कीमत कम से कम $6 मिलियन है। हमें अभी सिर्फ $1 मिलियन चाहिए क्योंकि हमें शहर को छोड़ करके भागना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम सारे के सारे पैसों से हाथ धो बैठोगे। हम इस ड्रग्स को लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद हॉक को भी अकल आती है और वो इन्हें $1 मिलियन दे देता है। जैसे ही इन्हें पैसे मिलते हैं ये दोनों आते हैं एक मनी लॉन्ड्रिंग वाले के पास जिसका नाम है आदि। वो आदि को पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमें नए ID कार्ड चाहिए ताकि जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से भाग सके। तब आदि काम शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले भी काम पर लगे हुए हैं। जब वो सारे CCTV कैमरे को देखते हैं तब उन्हें बुश की शक्ल नजर आ जाती है। उसके बाद वो इन दोनों को भी देख लेते हैं। अब चारों तरफ इनकी तस्वीरें फैल रही हैं। थोड़े समय के बाद इन्हें पता लग जाता है रे के एड्रेस के बारे में। आंद्रे अपने सारे लोगों को लेकर के घुस जाता है उसके घर के अंदर। तब अंदर उन्हें रे की गर्लफ्रेंड नजर आती है जिसे पकड़ करके वो लोग पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। शुरू में उसकी गर्लफ्रेंड कुछ नहीं बताती लेकिन थोड़े समय के बाद वो सब कुछ बताना शुरू कर देती है। रे पहले आर्मी में हुआ करता था। हमेशा से ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है। आर्मी में उसकी दोस्ती थी माइकल के भाई के साथ, लेकिन जब माइकल के भाई की मौत हो गई तब वो माइकल के साथ रहने लगा। ये दोनों बहुत समय से साथ है लेकिन अब तक ये लोग छोटी मोटी चोरियां कर रहे थे। ये चोरी बहुत ही बड़ी है और इस बार रे ने सारी हदों को पार कर दिया है। फिर आंद्रे पूछता है माइकल के बारे में। वो कहती है कि माइकल एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। वो पढ़ने में बहुत तेज था। जैसे ही वो कॉलेज से पास आउट हुआ अपने भाई के मरने के बाद उसने भी आर्मी को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर भी वो अच्छा काम कर रहा था लेकिन एक दिन उसकी लड़ाई हो गई वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर के साथ। तब उसे भी आर्मी से निकाल दिया गया। वहाँ से आने के बाद वो काम करने लगा रे के साथ मिल करके। तभी दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें बुश की लोकेशन पता लग जाती है। वो सारे पुलिस वालों तक लोकेशन भेज देते हैं। आंद्रे भी यहाँ से निकल पड़ता है उसे पकड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं सार्जेंट बुच को। बुच पहले पहुंच जाता है वहाँ पर और वहाँ जाते ही वो सीधा बुश को गोली मारता है क्योंकि उस हादसे में बुच का पार्टनर भी मारा गया है। उसे मारने के बाद वो उसके बगल में एक बंदूक को रख देता है ताकि सबको लगे कि बुश ने पहले हमला किया था। जैसे ही आंद्रे यहाँ पर आता है वो बुश को मरा हुआ देखने के बाद गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पास बस एक यही कड़ी थी जिससे वो पूछ करके पता लगा सकता था उन दोनों के बारे में। लेकिन अब बुश भी मारा गया है। आंद्रे गुस्सा हो जाता है बुच पर और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बुच कहता है कि उसने पहले मुझ पर गोली चलाई थी। आंद्रे कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तब इन दोनों के बीच झड़प होने लगती है। तब आंद्रे को गुस्सा आ जाता है। वो एक दमदार पंच मारता है बुच को। बुच गिर जाता है जमीन पर। वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने आदि के घर का दृश्य आता है। इन दोनों को पता लगता है कि पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। फिर भी आदि अपने काम पर लगा रहता है। वो इन्हें मियामी भेजने वाला है नए ID के साथ। इनके नए नाम पर वो अकाउंट बनाता है और दोनों के अकाउंट में $3,26,000 डालता है और कहता है कि बाकी के पैसे तुम्हें कैश मिल जाएंगे। तब ये लोग पूछते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। तब आदि कहता है मोटर बस से। तभी इन्हें पता लगता है कि बाहर पुलिस वाले आ चुके हैं जो दरवाजे को पीट रहे हैं। तब धीरे धीरे आदि जाता है पीप होल से झांकने के लिए। वो जैसे ही झांकता है उधर से वो लोग उसके आंख पर हमला कर देते हैं। तब आदि नीचे गिर जाता है। वो रेंगते हुए इनके पास आता है और फ्लैश ड्राइव निकाल करके देता है माइकल को और पासवर्ड भी बता देता है। लेकिन अब पुलिस वाले इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती है मगर ये दोनों बच करके भागने लगते हैं। तभी ये बात पता लग जाती है आंद्रे को। आंद्रे को समझ में नहीं आता कि चीजें इतनी जल्दी कैसे हो रही हैं। इतनी जल्दी इन्हें आदि के बारे में कैसे पता लगा और उसका लोकेशन भी। वो लोग आने लगते हैं यहीं पर। तभी हम माइकल और रे को देखते हैं। रे माइकल को कहता है कि मैं घायल हो गया हूँ, अगर हम दोनों एक साथ भागे तब दोनों मारे जाएंगे। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अलग अलग दिशा में भागना पड़ेगा। तब ये दोनों मान जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आंद्रे यहाँ पर आता है वो भी इस चीज को समझ जाता है। तब आंद्रे और फ्रैंकी भी बच जाते हैं। आंद्रे जाता है रे के पीछे। रे जाकर के छुप गया है घर के पास। थोड़ी देर के बाद घर से एक आदमी बाहर आता है। तब रे गलती से उस आदमी को गोली मार देता है लेकिन अब यहाँ पर आंद्रे पहुंच चुका है। आते ही वो सीधा गोली मारता है रे को। तब यहीं पर रे की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रैंकी को जो चली गई है एक बुचर शॉप पर। यहीं पर माइकल छुपा हुआ है। वो धीरे धीरे अपनी बंदूक
को लेकर के आगे बढ़ रही है माइकल को पकड़ने के लिए। तभी माइकल पीछे से आता है और वो फ्रैंकी के सर पर हमला करता है। जब वो नीचे गिर जाती है तब वो उसे उठा लेता है और उठाने के बाद उसके सर पर बंदूक तान देता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आंद्रे भी आ जाता है। थोड़ी देर वो जैसे ही इधर उधर घूमता है उसे फ्रैंकी नजर आ जाती है। वो देखता है कि फ्रैंकी पर माइकल ने बंदूक तान करके रखा है, फिर भी वो अपने बंदूक को नीचे नहीं करता। फ्रैंकी उसे कहती है कि मेरी परवाह मत करो, इसे मारो, ये आदमी एक कातिल है। लेकिन आंद्रे रुक जाता है। वो नहीं चाहता कि फ्रैंकी को किसी किस्म की कोई भी तकलीफ हो। आंद्रे बात करना शुरू कर देता है माइकल से और कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम उस बात को भूल गए तुम कभी आर्मी में हुआ करते थे। तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें ऐसे लोगों को मारना शोभा देता है? तुम्हारा भाई एक शहीद है, उसने देश के लिए जान दी है, तुम उसके भी नाम को खराब कर रहे हो। इन बातों को सुनने के बाद अब माइकल भावुक हो जाता है और कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा, जितने भी लोगों को मारा है सबको रे ने मारा था। जब से रॉबरी शुरू हुई है सारी अनयूजुअल चीजें हो रही हैं जो मेरे समझ से परे हैं। जब हम लोग वाइन शॉप के अंदर गए थे तब वहाँ का मालिक बार बार घड़ी को देख रहा था, जैसे उसे पता है कि यहाँ पर पुलिस वाले कब आने वाले हैं। जैसे ही उसने घड़ी को देखा पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों को सब कुछ पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जब हम लोग आदि के घर पे थे, आदि जैसे ही दरवाजे पर गया उसके ऊपर उन लोगों ने गोली चला दी बिना किसी वार्निंग के। पुलिस वाले हमेशा ही वार्निंग देते हैं, जरूर कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आंद्रे को ये सारी बातें समझ में नहीं आती। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी माइकल फ्रैंकी को फेंकता है और निकल जाता है दरवाजे से बाहर। और दरवाजे के बाहर वो एक लगा देता है स्क्रू ड्राइवर को ताकि ये लोग बाहर ना आ सके। बाहर आते ही माइकल भागना शुरू कर देता है। भाग करके वो चेक इन करता है एक होटल में। अंदर जाने के बाद वो एक आदमी को किडनैप करता है और उसके लैपटॉप को यूज करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो लैपटॉप के अंदर लगाता है उस फ्लैश ड्राइव को जो उसे आदि ने दिया था और आदि ने उसे पासवर्ड भी बताया था। जैसे ये फ्लैश ड्राइव ओपन होती है माइकल को पता लगता है कि बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुए हैं और सारे के सारे पुलिस वालों के अकाउंट्स में। ये सारे के सारे पुलिस वाले करप्ट हैं। अब धीरे धीरे माइकल को चीजें समझ में आने लगती हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है और अब माइकल इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है। सारे लोग उसके जान के प्यासे हैं, उन्हें ड्राइव चाहिए किसी भी हालत में। तब वो अपना हुलिया बदलने लगता है। वो क्लीन शेप करता है, अपने कपड़े बदलता है और निकल जाता है होटल से बाहर। जैसे ही वो लॉबी में पहुंचता है देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले भर चुके हैं। तब वो किचन के रास्ते से बाहर निकलने लगता है। बाहर आते ही वो भागना शुरू कर देता है। तभी उसके सामने से एक तेज गाड़ी गुजरती है। तब वो गिर जाता है जमीन पर नीचे और पैसों से भरा हुआ बैग यहीं पर छूट जाता है। वो देखता है कि पुलिस वाले अब हर तरफ आ चुके हैं। एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया है। वो माइकल पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ पर आंद्रे आकर के उसे रोक देता है। आंद्रे कैसे भी माइकल को जिंदा पकड़ना चाहता है और माइकल भागते रहता है और आंद्रे उसके पीछे पीछे भागता है। सारे के सारे पुलिस वाले माइकल पर गोलियां चला रहे हैं लेकिन माइकल बच जाता है। बच करके वो एंटर होता है सबवे स्टेशन पर और एक मेट्रो के अंदर दाखिल हो जाता है। आंद्रे भी उसके पीछे ही था, वो भी मेट्रो के अंदर ही है। अब ये दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। आंद्रे माइकल को कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। अगर मुझे गोली मारना होता तो अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। माइकल को भी इन बातों पर भरोसा है क्योंकि आंद्रे पहला पुलिस वाला है जिसने पहले बात की, गोली नहीं चलाया। जहाँ की बाकी सारे पुलिस वाले पहले गोली चला रहे हैं उसके बाद वो कुछ कर रहे हैं। तब वो धीरे धीरे करके अपने बंदूक को नीचे करने लगता है और आंद्रे जाता है उसके पास बंदूक लेने के लिए। तभी एक गोली आकर के लग जाती है माइकल को और हमें पता लगता है कि फ्रैंकी ने मार दिया माइकल को। फ्रैंकी को लगा कि माइकल मारने की कोशिश कर रहा है आंद्रे को। आंद्रे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जाता है माइकल के पास। माइकल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उस समय वो ड्राइव दे देता है यहाँ पर आंद्रे को और उसे कोड भी बता देता है और पुलिस वालों को लगता है कि ये केस खत्म हो गया। सारे लोग बाहर आने लगते हैं। सब आंद्रे और फ्रैंकी को यहाँ पर शाबाशी दे रहे हैं लेकिन आंद्रे समझ चुका है कि कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है। ये मामला इतना छोटा नहीं है, उसे अब सब पर शक हो रहा है। तब वो फोन मांगता है फ्रैंकी का कॉल करने के लिए। वो फोन लेने के बाद जब कॉल रिकॉर्ड देखता है तब उसे एहसास होता है कि गोली चलाने से पहले फ्रैंकी ने कॉल किया था केली को। आंद्रे को अब कैसे भी सच्चाई जाननी है। तभी सुबह हो जाती है। पूरे शहर को लगता है कि सारी चीजें ठीक हो गई हैं। हम कैप्टन मैकेना को देखते हैं। मैकेना जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होता है वो आंद्रे को देखता है जिसके हाथ में बंदूक है। वो समझ जाता है कि आंद्रे को पूरी सच्चाई पता लग चुकी है। आंद्रे ने पेनड्राइव को खोल करके देख लिया है। 85th के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं। सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे हैं ड्रग डीलर्स ने। ये लोग बहुत समय से ड्रग डीलर्स को प्रोटेक्शन दे रहे थे। इन्हें हर चीज पता होता था कि कहाँ पर ड्रग की डीलिंग हो रही है लेकिन कभी भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो मैकेना से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ये सब क्यों किया? तुम्हें आदि के बारे में इसलिए पता था क्योंकि तुम्हारे पैसों की भी लॉन्ड्रिंग वही करता है, इसलिए जब बात तुम्हारे ऊपर आई तब सबसे पहले तुमने आदि को मरवाया। आखिर इतनी भूख क्यों है? तब मैकेना पूरी बात बताना शुरू करता है और कहता है कि तुम भी एक पुलिस वाले हो। तुमने पुलिस वालों की जिंदगी देखी है? हम कुत्तों की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। हमारी पत्नियां हमें छोड़ करके चली जाती हैं क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते। हम दिन रात ड्यूटी करते हैं और एक दिन की छुट्टी मिलती है उसमें हम सारे बिल्स का पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद एहसास होता है कि कुछ बिल्स अभी भी बाकी रह गए। हमारी जिंदगी ऐसे ही गुर्बत में बीत
बीतने वाली है, इसीलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया क्योंकि मैं अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। रिटायर होने के बाद भी मैं अच्छे घर में रहना चाहता हूँ और अपने बीवी बच्चों को भी अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद आंद्रे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे पिता ने ड्यूटी पर जान दी थी, वो एक ईमानदार पुलिस वाले थे। मैंने भी बहुत ही ज्यादा तकलीफें देखी हैं, लेकिन पुलिस में हमेशा ही मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया और ईमानदारी ने ही मुझे जिंदा रखा है और अब तुम पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को भ्रष्ट करते जा रहे हो। जब आंद्रे ये बातें बोल रहा होता है तभी वो देखता है कि 85th के सारे पुलिस वाले अगल बगल आ चुके हैं जो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तब आंद्रे भी उन्हें एक एक करके मारने लगता है। वो देखते ही देखते सबको मार गिराता है। अब मैकेना भी घायल हो गया है। आंद्रे उसे कहता है कि पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को, लेकिन मैकेना नहीं मानता। वो दोबारा मारने की कोशिश करता है आंद्रे को, तब आंद्रे उसे मार देता है। जब वो जाता है मैकेना के पास तब यहाँ पर फ्रैंकी आ जाती है और बंदूक तान देती है आंद्रे पर। उसे कहती है कि वो फ्लैश ड्राइव मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। आंद्रे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो फ्लैश ड्राइव सिर्फ मेरे पास है? मैंने उसकी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज बना दी हैं। अगर तुमने मुझे मारा तब तुम पूरी जिंदगी के लिए जेल जाओगी। तुम्हारी एक बेटी भी है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी बिना माँ के बड़ी हो? इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंकी रोने लगती है और अपने बंदूक को नीचे कर देती है। तब आंद्रे उसे गिरफ्तार करता है और लेकर के आता है बाहर। इन पूरे पुलिस वालों की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। सब जानते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। इन्हें अरेस्ट करवाने के बाद आंद्रे यहाँ से निकल जाता है। वो पेन ड्राइव अभी भी उसके गाड़ी के अंदर है जिन पर खून लगा है। अब वो सारी की सारी चीजें मीडिया वालों को देने वाला है ताकि जितने भी बचे हुए पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।